हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विद्या ऑनलाइन एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी। अब उसी इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं लेक्चर 4 में। तो अभी जो आज का टॉपिक है वो है अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अभी तो पहले अपने जो लास्ट क्लास में देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले वो थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करेंगे हमारे रेजिस्टेंस को, वो देखेंगे। देखो लास्ट क्लास में बेटा मैंने बताया था कि कोई भी अगर कंडक्टर है, एक कोई भी कंडक्टर है, हर एक कंडक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको अपोज करता है, अपोज द फ्लो ऑफ, इसको अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके अंदर से वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज कर रहा है, दैट मींस वो किसके फ्लो को अपोज कर रहा है? चार्ज के फ्लो को अपोज कर रहा है। अगर वो चार्ज के फ्लो को अपोज कर रहा है तो हमारे किसको अपोज करेगा? फिर इलेक्ट्रिकल करंट को, क्योंकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसी को तो अपन क्या बोलते हैं भाई? फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। अगर हमारे फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज कर रहा है, मतलब किसको अपोज कर रहा है? हमारे करंट को अपोज कर रहा है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है। वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आपकी रेजिस्टेंस। यही प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। तो अगर डेफिनेशन उसकी देखें तो क्या होगा? रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इट। इलेक्ट्रिकल करंट को उसमें से फ्लो होने को रोकती है, मतलब चार्ज को रोक रही है, इलेक्ट्रॉन को रोक रही है, चार्ज को रोक रही है। तो उससे हमारा करंट भी क्या हो रहा है? अपोज हो रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, रुक रहा है। ठीक, तो ये हो गया भाई प्रॉपर्टी। अब देखो मैंने बोला कि रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? हमारे कंडक्टर की। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी है तो कंडक्टर, देखो कंडक्टर क्या होगा भाई? कोई भी हमारा कंडक्टर है तो भाई उसमें उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, उसमें उसका एरिया चेंज हो सकता है, उसकी जितनी भी फिजिकल कंडीशंस है ना, फिजिकल कंडीशंस है वो भी चेंज हो सकती है ना, फिजिकल कंडीशंस भी चेंज हो सकती है। और वो डिफरेंट मटेरियल्स का भी बना हो सकता है, डिफरेंट मटेरियल्स का भी बना हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ अलग होगी, उसकी लेंथ मतलब अलग हो सकती है, उसका एरिया अलग हो सकता है, फिजिकल कंडीशंस अलग हो सकती है। तो जब हमारे कंडक्टर की ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी चेंज होगी तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा भाई, उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे किसको? रेजिस्टेंस को। तो देखो सबसे पहला जो फैक्टर है अपन यहाँ पे पढ़ते हैं लेंथ। अब लेंथ से देखते हैं कि हमारे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि जब हमने लेंथ को बेटा यहाँ पे मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल एल से। जब हमने किसी भी कंडक्टर की लेंथ को हमने क्या करा? लेंथ को हमने इंक्रीज करा तो हमने क्या देखा कि जो उसका रेजिस्टेंस है, उसका जो रेजिस्टेंस है बेटा वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जब भी हमने किसी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करा तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस क्या हुआ? उसका इंक्रीज हो गया। तो हमने यहाँ से एक रिलेशन निकाला कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो काय पे प्रोपोर्शनल है? किसी भी कंडक्टर की लेंथ पे। भाई अगर मैं लेंथ को चेंज करते जाऊंगा तो हमारा क्या होगा? लेंथ को चेंज करते जाऊंगा तो रेजिस्टेंस हमारा चेंज होते जाएगा। लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस जो है हमारा लेंथ पे निर्भर या डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं बेटा, एरिया। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या अपन देखते हैं? एरिया। तो हमने देखा जब हमने अपने एरिया को इंक्रीज करा, जब हमने अपने एरिया को इंक्रीज करा तो जो हमारा रेजिस्टेंस है बेटा वो क्या हो गया? घट गया, डिक्रीज होने लगा। हमने जब एरिया को हमारे इंक्रीज करा, एरिया को बेटा यहाँ पे मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एरिया इंक्रीज करा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ? डिक्रीज होने लग गया। और जब मैंने एरिया को, हमारे किसी भी कंडक्टर के एरिया को हमने घटा दिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या होने लग गया भैया? इंक्रीज होने लग गया। तो इससे हमने एक रिलेशन निकाला कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे कंडक्टर के एरिया पे। जो उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब कि क्या हुआ कि हम
जैसे एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस घटेगा, जब एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे, है ना। अब देखो थर्ड चीज क्या आती है बेटा, टेम्परेचर। अगर मैं फिजिकल स्टेट्स की बात करूं तो फिजिकल स्टेट में क्या हुआ, हमने टेम्परेचर, सिंपल सी चीज है, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा, पहले हमने किसी भी कंडक्टर को रखा था किसी पर्टिकुलर, सपोज करो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा था, अब हमने उसको उठा के 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आया, दैट मींस हमने क्या करा, एकदम से टेम्परेचर उसका चेंज कर दिया। इन दैट कंडीशन जब हमने टेम्परेचर चेंज करा तो देखो किसी भी कंडक्टर या मेटल्स में क्या होता है, जनरली मेटल्स में जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं ना तो उसकी लेंथ बेटा चेंज होती है, लेंथ क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। इन दैट कंडीशन जो आपका रेजिस्टेंस होगा, जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो क्या हुआ, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो हमारा क्या हुआ, लेंथ इंक्रीज हुई, जब लेंथ इंक्रीज हुई तो ऑब्वियसली बात है हमारा रेजिस्टेंस क्या होने लग गया, इंक्रीज करने लग गया। तो क्या हुआ, जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारे टेम्परेचर पे कैसा करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, चेंज होते जाएगा। हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मटेरियल पे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मटेरियल पे। अब नेचर ऑफ मटेरियल, इसका कंडक्टर का जो मटेरियल है ना, उसका जो नेचर है। अब देखो मटेरियल की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं सिंपल से दो एग्जांपल ले लेता हूं। एक ले रहा हूं बेटा एल्यूमिनियम कंडक्टर ले लेते हैं और एक अपन लेते हैं क्रोम, ठीक है। हमने दो कंडक्टर ले लिए, इन दोनों कंडक्टर्स के अंदर एंड सेकेंड, दोनों कंडक्टर के हमने क्या करा बेटा, लेंथ और उसका एरिया ये क्या करा, कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट मतलब दोनों के सेम एंड कांस्टेंट, मैं बोल रहा हूं सेम एंड कांस्टेंट, हमने इसको क्या करा, सेम कर दिया, इनके कंडक्टर्स उसको क्या करा, हमने कांस्टेंट कर दिया। जब हमने इनका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा तो जो एल्यूमिनियम कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस निकला भाई वो तो बहुत ही कम आया। हमारा लेंथ और एरिया दोनों का बराबर है, दोनों कंडक्टर्स का बराबर है। और जब हमने निक्रोम का चेक किया, है ना, निक्रोम का चेक करा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, ज्यादा आया, है ना। अब क्या हुआ, दोनों रेजिस्टेंस जो दोनों कंडक्टर है भाई उनके फिजिकल डायमेंशंस जो थे वो पूरे के पूरे सेम थे, जो डायमेंशंस है उनके वो पूरे के पूरे सेम है, फिर भी उसके क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो कंडक्टर्स बने हैं जिन मटेरियल से बने हैं उन मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। भाई जो एल्यूमिनियम जिस भी मटेरियल से बना है, जो भी मटेरियल उसके अंदर यूज है उसका रेजिस्टेंस अलग है, निक्रोम जिस भी मटेरियल से बना है उसका रेजिस्टेंस अलग है। ऐसे अपन डिफरेंट अलॉय यूज करते हैं, डिफरेंट अलॉय डिफरेंट मेड बाय डिफरेंट मटेरियल्स, तो उनके क्या होंगे, रेजिस्टेंस भी बेटा क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, ये हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि रेजिस्टेंस आगे जो है बहुत काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इससे पहले अपन देखते हैं अपन क्या करते हैं कि इनकी इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। तो ये लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। इसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कि भैया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब देखो क्या है, रेजिस्टिविटी उसी में आगे आता है। जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने एक साथ लिखी तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया हो जाएगा। जब दोनों इक्वेशन को हमने एक साथ लिखा दैट इज, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L अपॉन R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन E, A से इनवर्सली प्रोपोर्शनल R से। तो इस रेजिस्टिविटी, इसको जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाने के लिए हम रो से रिप्रेजेंट यानी एक कांस्टेंट यूज करते हैं दैट इज रो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये जो है रो, ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ
कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ये रो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेजिस्टिविटी हो गई भाई, है ना। अब क्या हुआ, हाँ अब क्या हुआ कि ये हो गई रेजिस्टिविटी हो गई। ठीक, अब रेजिस्टिविटी की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो रेजिस्टिविटी की बेटा यूनिट क्या होगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट देखो यहाँ से क्या हो जाएगी, आर की यूनिट होती है ओम। ठीक है, रेजिस्टिविटी की निकालना है, इसकी होगी लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर, और एरिया की भी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको रो को लिखना चाहूँ कुछ इस प्रकार से, तो ये कितना हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर से मीटर कट गया, तो रो की जो यूनिट निकल के आई वो क्या आई ओम मीटर। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम मीटर। और कभी कभी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। ठीक, तो अगर आप अपन, हाँ अब इसके आगे देखते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत अच्छी, किसी कंडक्टर की जब बोल रहा हूँ कि भाई रेजिस्टिविटी बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर उसके अंदर जो मटेरियल लगा है उसकी रेजिस्टिविटी अच्छी है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा है, उस मटेरियल की रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी करंट कैरिंग टेंडेंसी क्या होगी, करंट कैरिंग टेंडेंसी कम होगी। करंट कैरिंग टेंडेंसी कम होगी मतलब वो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। क्या होगा बेटा, बैड कंडक्टर होगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी की रेजिस्टिविटी कम है, इसका मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, इसका मतलब ये क्या हुआ, उसके अंदर करंट कैरिंग टेंडेंसी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। अगर करंट कैरिंग टेंडेंसी ज्यादा है मतलब कि वो क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। अब इसमें दो एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। एक होता है आपका सिल्वर, ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, इनकी जो रेजिस्टिविटी है बेटा वो बहुत कम है, इनकी जो रेजिस्टिविटी है ना वो बेटा क्या है, बहुत कम है। जब रेजिस्टिविटी इनकी कम है तो इनकी जो करंट कैरिंग टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, है ना, करंट की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। करंट कैरिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी मतलब कि ये क्या है, आपके क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं सिल्वर एंड कॉपर। तो सिल्वर तो क्या होता है बेटा, बहुत कॉस्टली है, इस कारण से हम उसका उपयोग या यूज नहीं करते। तो जनरली अपन कॉपर या कॉपर से बने वाले अलॉयज का यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल को बनाने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल को बनाने के लिए। ठीक, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी भी अपन ने देख ली, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की क्या होती है ये भी हमने देख ली। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर कितना दिया, 0.5 mm दिया हुआ है, एंड द रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी उसकी 1.6 into 10⁻⁻⁸। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁻8 ओम मीटर, है ना। ये हो गई उसकी रेजिस्टिविटी हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले तो ये देखते हैं व्हाट विल बी द लेंथ कितनी होगी ऑफ द वायर टू मेक द रेजिस्टेंस ऑफ 10 एम्पियर और 10 ओम्स। रेजिस्टेंस 10 ओम का बनाने के लिए हमें उसकी लेंथ की कितनी जरूरत पड़ेगी, मतलब हमें फर्स्ट जो उसमें लेंथ निकालना है। ठीक, सेकंड क्या बोल रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, जो रेजिस्टेंस है वो कितना चेंज होगा जब हम डायमीटर को, उसके डायमीटर को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। जब डायमीटर को हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा, है ना। तो आर में अपने क्या चेंज होगा, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, रेजिस्टेंस में हमारे क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है, सबसे पहले तो बेटे गिवन है ना, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, गिवन लिखना है। तो आपका डायमीटर क्या लिखा हुआ, डायमीटर क्या है भाई, डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm। ठीक है, सेकंड क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दी हुई है 1.6 into 10⁻⁻, कितनी दी हुई है, -8 ओम मीटर, है ना। अपने को पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो ये पार्ट में अपने को निकालना क्या है, टू फाइंड, है ना, टू फाइंड अपने को क्या करना है भैया, लेंथ निकालना है। L इज इक्वल टू अपने को फाइंड आउट करना है। और इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, व्हेन,
रेजिस्टेंस कितना होगा, व्हेन द रेजिस्टेंस इज कितना हो जाएगा बेटा आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस होगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए होगा भाई, यही फॉर्मूला होगा, रो एल अपॉन ए। तो हमारे पास रो दिया हुआ है, रो गिवन है हमारा, रो गिवन है, एल हमको निकालना है और हम ए निकाल लें। तो हम अगर एरिया फाइंड आउट कर ले, हम अगर एरिया फाइंड आउट कर ले तो भी हम आसानी से एल निकाल सकते हैं। तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा भैया, पाई आर स्क्वायर होता है किसी भी कंडक्टर का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है कि आर निकालना है सबसे पहले, तो आर इज इक्वल टू कितना होता है, डी बाई टू। आपको डायमीटर बाई टू, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर है, आपको डायरेक्ट रेडियस नहीं दिया हुआ है। आपको रेडियस दिया होता तो आप डायरेक्ट रेडियस पुट कर देते, आपको तो डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 0.5 अपॉन 2, तो दैट इज 0.25 mm में दिया हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट अपन ने जो रेजिस्टिविटी पढ़ी तो उसमें अपन ने देखो यहाँ पे जो पूरी यूनिट, जब यूनिट निकाल रहे थे तो सारे लेंथ भी हमने मीटर में पुट करी थी और एरिया हमने मीटर स्क्वायर में पुट किया था। तो जो भी चीजें अपन आप पुट करोगे वो ऐसा यूनिट्स में पुट करेंगे, तो लेंथ आपकी होगी मीटर में ही पुट होगी और जो एरिया होगा वो कितना होगा, मीटर स्क्वायर में ही होगा। अगर आपको कोई दूसरा नोटेशन सेंटीमीटर मिले तो जो mm में जिसमें भी दिया हो आपको उसको कन्वर्ट टाइम में कर लेना है बेटा, मीटर में कर लेना है, ठीक है। इसको अपन मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया अपना कितना निकल जाएगा भाई, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 0.25 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22/7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा अपन लिख लो 20, लिख लो 100, इसको लिख लो 10 टू पावर माइनस, सॉरी है ना, यहाँ पे अपने को बेटा स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 0.25 का होल स्क्वायर होगा, ये तो हटाई दो है ना, ये वाला प्रोपोर्शन हटाई दो, तो ये हो जाएगा 0.25 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब अपन एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आप इसमें इसके पूरे कैलकुलेशंस कर लेना। अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो एरिया अगर अपन इसका कैलकुलेट करेंगे तो 0.19 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया को मैं इस वाले इसमें पुट कर दूं इक्वेशन में, तो हमको रेजिस्टेंस कितना दिया है भाई, 10 दिया हुआ है। आपकी रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -8 दी हुई है, आपकी रेजिस्टिविटी दी हुई है ना। आपका एरिया कितना दिया और लेंथ अपने को निकालनी है और एरिया अभी हमने निकाला 0.19 इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है। तो ये इधर अपन वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.19 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, आपकी लेंथ निकल आएगी। जो जब उसको लेंथ का कैलकुलेशन करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 122/8 मीटर, तो है ना। तो ये आपकी आ गई लेंथ। देखो बेटा सिंपल कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगे। जब ये ऊपर चले जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 से ये काट दो तो ये 19 को डिवाइडेड, पॉइंट्स हटा देना है, इसके पॉइंट्स हटा दोगे तो ऊपर 10 चले जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। जब इसके कैलकुलेशंस करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। ऐसे जब लगभग कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाता है 1964 के आसपास आएगा, 64 या 65 आएगा, है ना। नीचे आ जाएगा 16। तब ये सारे पॉइंट्स हटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 122.8 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अपने आप लेंथ तो निकल गई। जब रेजिस्टेंस हमारा कितना था भाई, रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम का था, तो हमारी लेंथ निकल आई। अब क्या बोल रहा है, हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अब मैं बी पार्ट में देख रहा हूं, अगर मैं इसके डायमीटर को, हम डायमीटर को क्या कर रहे हैं बेटा, डायमीटर को हम क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। जब डायमीटर को हम इसके डबल कर दे रहे हैं तो क्या होगा, जैसे हमने इसके डायमीटर को डबल करा, ठीक, तो हमें पता है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है।
और अभी हमने लिखा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पाई अपॉन ये हो जाएगा बेटा, जब इसको मैं डायमीटर में लिखूंगा तो d/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो जब जो हमारा रेजिस्टेंस होगा ना, वो भी हमारे क्या हो जाएगा, डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। अब हमने क्या करा, डायमीटर को हमने क्या करा, डबल कर दिया, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा बेटा, 1.154, तब 1/4 हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। हमारा 1/4 क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, 1.4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो बेटा, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को सबसे पहले तो रेजिस्टेंस का जो इलेक्ट्रिकल लोकेशंस है बेटा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसका रिप्रेजेंटेशन है, वो कुछ इस प्रकार के जो डायग्राम से किया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के जिगजैग मैनर से किया जाता है। ये होता है रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। अगर आपको बेटा कहीं ऐसा कुछ दिख जाए, अगर ये ऐसा कुछ दिख जाए तो वो कुछ नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो चेंज होता रहता है। ये वेरिएबल, ये सिंपल रेजिस्टेंस है, हमें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए, इससे हमें कोई मतलब अभी तो नहीं है। लेकिन अगर कहीं दिख जाए तो ऐसा नहीं कि फिर सर्किट में दिख गया तो ये क्या है, क्यों है, कैसा है, अपने को उससे घबराने नहीं होता, वो रेजिस्टेंस ही। तो हमने हमारा जो सर्किट में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, सर्किट में जो सर्किट सिंबल है उसका कुछ इस प्रकार से। तो देखो दो कॉम्बिनेशन होते हैं किसी भी हमारे रेजिस्टेंस को अरेंज करने के। एक होता है सीरीज, है ना, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक क्या होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होगा पैरेलल। ठीक है, दो प्रकार से हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं। अब देखो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे दो रेजिस्टेंस ले लो पहले, एक ले लिया रेजिस्टेंस R1 और हमने एक और रेजिस्टेंस ले लिया भाई, हाँ एक और रेजिस्टेंस यही बना देता हूं मैं, एक रेजिस्टेंस ले लिया बेटा कौन सा, R2 रेजिस्टेंस, है ना। ये हो गया उसका पहला एंड, ये हो गया उसका दूसरा एंड, और इसका पहला एंड ये हो गया, इसका दूसरा एंड ये हो गया। हमने क्या करा, इस रेजिस्टेंस के पहले एंड को हमारे इस रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पे कनेक्ट कर दिया। ठीक, अभी हमारा इसका ये वाला एंड खाली रहेगा, ये वाला एंड खाली रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी किसी मतलब क्या बोलना चाहिए, रेजिस्टेंस में उसके साथ हम दूसरा रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से कि उसके दूसरे एंड पे दूसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड लगा दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बन जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन आपका बना इन दोनों रेजिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा आपका बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगेन आपके ये दो रेजिस्टेंस है, इन दो रेजिस्टेंस में अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर अपन बात करें पैरेलल की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बेटा मैं बात करूं, क्या कर रहे हैं अपन, इसके पहले एंड को इसके पहले एंड से मिला दो, है ना। ये दो रेजिस्टेंस है, R1 हो गया हमारा और दूसरा रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, R2 हो गया। मतलब इसके पहले एंड को ये पहला एंड, ये दूसरा एंड, और इसका पहला एंड ये हो गया, इसका दूसरा एंड ये हो गया। इसके पहले एंड को पहले एंड से मिला दो और दूसरे एंड को दूसरे एंड से मिला दो। तो इस प्रकार का जो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये क्या कहलाता है आपका, पैरेलल रेजिस्टेंस। जब the resistance is connected in parallel, तो कुछ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनेगा। when the resistance is connected in the series,
उसका जो सर्किट सिंबल है, मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट एंड को फर्स्ट एंड से मिलाने की बोल रहा हूँ, ये सिर्फ सर्किट सिंबल की बात कर रहा हूँ, नॉट प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल में मत करने के रेजिस्टेंस के, प्रैक्टिकल भी होता ऐसे ही है, लेकिन आपको क्या करना है, ये मैं सिर्फ सर्किट सिंबल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका सीरीज और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे अगर ऐसे, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो गए, ढेर सारे रेजिस्टेंस हो गए, बहुत सारे रेजिस्टेंस 100 के आसपास हैं, ठीक है, मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होगा, तो उनको कैसे कनेक्ट करूंगा? ऑब्वियसली बात है, इसी प्रकार से, इसी मैनर से कनेक्ट करते चलूंगा मैं इनको, है ना, इसी मैनर से कनेक्ट करते चलूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि भाई तीसरा रेजिस्टेंस जो है उसके पहले छोर को इसके दूसरे एंड पे कनेक्ट कर दूंगा, उसके दूसरा एंड लाके इस पे कनेक्ट कर दूंगा, फिर ऐसे ऐसे करते ऐसे तो सीरीज में लेते जाऊंगा, इस कॉम्बिनेशन को सीरीज में जाने दूंगा। सेम पैरेलल में भी यही होगा, कोई थर्ड रेजिस्टेंस आया तो इसको क्या करेंगे, उसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट के साथ, उसके सेकंड को उसके सेकंड के साथ कनेक्ट करते जाएंगे, और ये जो चलते जाएगा, ये अगर n रेजिस्टेंस होंगे तो हमारे ये n पैरेलल पाथ चलते जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि इतने सारे रेजिस्टेंस हो गए, और अगर हमें क्या करना है, इन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, वही इतने सारे कॉम्बिनेशन होगा सीरीज में, मैंने बोला 10 रेजिस्टेंस लगा दिए, पैरेलल में 10 रेजिस्टेंस लगा दिए, और मुझे उस सर्किट का रेजिस्टेंस करंट निकालना है, मुझे उसका करंट निकालना है। भैया अगर मैं करंट निकालूंगा और एक पे मैं पोटेंशियल एक रेजिस्टेंस पे मैं कैलकुलेट करूंगा, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। या मैं बोलूं कि पूरे इतने सारे पूरा रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, और हमें क्या चाहिए कि पूरे एक सर्किट का हम एक रेजिस्टेंस निकाल दें। एक रेजिस्टेंस बता दो तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये पूरे सर्किट का ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जब सीरीज में होते हैं कनेक्ट, तो इसका बेटा आर टोटल कितना होता है, जब भी कोई जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे उनका आर टोटल क्या होगा, सिंपल जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ बेटा ऐड हो जाएंगे, R3, और ये कहां तक जाएंगे बेटा, Rn तक जाएंगे। जितने भी रेजिस्टेंस है, अगर 2 रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 2 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, 2 रेजिस्टेंस है तो ये कितना हो जाएगा, R टोटल कितना हो जाएगा बेटा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है ना, आपके 3 रेजिस्टेंस अगर किसी भी सर्किट में है तो आपका RT कितना हो जाएगा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। उसी प्रकार जब पैरेलल में कनेक्ट है, सिंपल यहाँ पे देखो सीरीज में क्या है कि भी सिंपल ऐड करते चलना है, लेकिन अगर जब ये हमारे पैरेलल में लगे रहते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन बेटा कुछ इस प्रकार होता है, 1/R टोटल जब भी पैरेलल में लगे रहेंगे इस प्रकार से कुछ उसका कॉम्बिनेशन होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना, और ये इस प्रकार से आगे जाते जाएगा 1/Rn तक। कितने भी रेजिस्टेंस हो इसी पैटर्न में आपके ऐड होते जाएंगे। इस पैटर्न में 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये Rn तक जाते जाएगा। अगर मैं बोलूं कि बेटा 2 रेजिस्टेंस हमारे क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/R टोटल इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अगर मैं बोलूं 3 रेजिस्टेंस है भाई, है ना, अपन बोले 3 रेजिस्टेंस है तो ये कितना हो जाएगा, 1/RT, कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। तो 4 है तो भाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इसी मैनर में ये सारे ऐड होते जाएंगे। तो ये पूरे सर्किट का अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना, इसमें 2-3 शब्द यूज होते हैं बेटा। देखो, टोटल रेजिस्टेंस भी यूज हो सकता है, अगर मैं बोलूंगी किसी उसका टोटल रेजिस्टेंस बताओ तो वो भी यूज हो सकता है, और एक और शब्द इसमें हो सकता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कभी आपको इक्विवेलेंट शब्द दिख जाए तो घबराना नहीं, वो भी टोटल रेजिस्टेंस ही होगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलिए, अपन यहाँ पे बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस करते चलना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर पैरेलल की अपन बात करें तो उसको 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 इसी कॉम्बिनेशन में ऐड करते चलना है। ठीक है, अब
ये तो हो गया बेटा सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूलेज हो गए कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे और पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो किस प्रकार से होंगे। अब मैं आगे जो इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स इनके किस प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल लगभग आते ही है, एमसीक्यूज में भी इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बहुत आसान है। ठीक है, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि जो लंबे थोड़े से बड़े जो होते हैं क्वेश्चन उनको कैसे सॉल्व की जाए, थोड़ी बहुत ट्रिक्स, थोड़े बहुत क्वेश्चंस ये अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड से शेयर करिए। ठीक, तो अगर मुझे हिट्स और लाइक मिलते रहे तो मेरे को वीडियो बनाने में और मजा आएगा। अगर आपके कोई डाउट आ रहे हैं तो प्लीज आपके डाउट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए ताकि हम उन डाउट्स को जल्दी से जल्दी आप तक क्लियर करके पहुंचा सकें। ठीक, बहुत जल्दी हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको भेजेंगे, अपने ग्रुप पे ऐड कर देंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे ताकि कोई भी डाउट्स आए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकें। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए।